नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ आज घटना चक्र पूर्वावलोकन का समान अध्ययन। आज दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र विषय को पढ़ेंगे और दोस्तों इसमें केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 226 समान अध्ययन के हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं इसमें, और यह 1990 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है इसमें। और इसमें दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर जो है पूरा अध्ययन किया गया है, और यह दोस्तों कई भागों में डिवाइड है। भाग ए में आर्थिक विकास, भाग 2 में सामाजिक विकास, भाग सी में वैदेशिक क्षेत्र, भाग डी विविध और भाग ई जनसांख्यिकीय। तो आज दोस्तों हम लोग भाग ए से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर चर्चा किया गया है। तो आज दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखेंगे, कैसे कैसे अपनी भारतीय व्यवस्था शुरू हुई। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण अथवा अविकसित थी। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी एवं सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था, अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम व मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। अब देखिए आगे। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया, बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? उपनिवेश का अर्थ है कि इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक गतिविधियां उनके पूर्ण नियंत्रण में थे। भारत पर 1757 से 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथा इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि अंग्रेजों ने काफ़ी शोषण किया था भारत का। आगे देखते हैं। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए, तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेशवाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है, तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना होगा। यदि कोई देश तेजी से विकसित करना चाहता है, तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। पहले में है शक्ति, कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा, वायु। और दूसरे में क्या है? परिवहन। इसमें क्या आते हैं? रेल, सड़कें, पोत, वायु परिवहन आदि। तीसरा है संदेशवाहक। संदेशवाहन में डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार। चौथा है बैंक, वित्त एवं बीमा। पांचवा है विज्ञान व तकनीकी। छठवां है कुछ सामाजिक मत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं, को बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे की कमी थी भारत में। आगे देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के समय
स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी। संगठित उद्योग थोड़े थे, लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया है। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य जो था वो देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ है। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ है। बढ़ता सार्वजनिक विकास, व्यय, बैंक, बीमा, कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, आधुनिक औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। बढ़ता सार्वजनिक विकास, व्यय, बैंक, बीमा, कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार किए गए, बढ़ती शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ था। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है। आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है। किसका किसका विकास हुआ है? लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ है। विदेशी निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि। आगे देखते हैं। उपयुक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी अभी भी है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस पर आधारित क्वेश्चन।
जो यूपी पीसीएस 2021 में आया था। भारत में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पहला है पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, दूसरा है जनसंख्या में परिवर्तन, तीसरा है सी नंबर विशेषीकृत क्रियाओं व गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीकी विद एवं नौकरशाह। तो डी नंबर नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, इसकी डिटेल देखते हैं। दाता है कि आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकीवाद और नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत 5 ट्रिलियन मिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2030। तो आंसर इसका होगा 2024। इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञातवा है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 खंड फर्स्ट पृष्ठ 231 पर लक्ष्य 2025 बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही मान्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लेना चाहता है? 2024। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपी बेसिक शिक्षक खंडस्कारी में भी आया था, यूपी बीईओ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है और कारण दिया है उसका। कथन है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कथन क्या है? राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी सरकार द्वारा वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। और कारण है एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए गलत है, परंतु आर सत्य है। तो इसकी डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो ये गलत है, किंतु कारण उसका सत्य है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला है उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। बी है कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। सी है अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तो इसमें तीनों ऑप्शन दोस्तों सही हैं। ऑप्शन डी होगा। इसकी डिटेल देखते हैं आगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। तो 6वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता होती है। पहला है
प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल ठीक। पूंजी निर्माण की निम्न दर, तीसरा है निम्न आश्रितता अनुपात, चौथा है तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, पहला और दूसरा सही है और इसमें डिटेल इसकी देखते हैं। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम और जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर क्या होता है, निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं, देख लीजिए क्या क्या कारण है जिसमें हमारा देश भी जो है अल्प विकसित में आता है। इन कारणों से वजह से निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न लक्षण है, कौन कौन सी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अपना देश विकासशील देशों में आता है। विकसित देश कौन से होते हैं? अमेरिका, चाइना, जापान। आगे देखते हैं, नवा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, पहला है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। बी है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। सी है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। और डी है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो होता है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। इसकी डिटेल देते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। 10वां देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? अभी पढ़ा था हमने, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे इसकी डिटेल देखते हैं, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वयं रोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। आगे देखते हैं दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का विद्यमानता। अभी आपने पढ़ा भी था आगे। सी नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थ। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अभी फिर आपने कई बार रिपीट देखी हो रहे हैं क्वेश्चन ये। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाता है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अधिकतर लोग कृषि में ही काम ज़्यादा करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? पहला है आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो है इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं। और क्योंकि इसमें जो है भारतीय व्यवस्था की विशेषताएं जो दी हैं इनमें कोई भी नहीं इसमें। और कौन कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है भारत में, प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि है, जनसंख्या का भारी दबाव है भारत में, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर निर्भरता है ज़्यादातर, बेरोजगारी की अधिकता है, तकनीकी कौशल की कमी है, टेक्निकल क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर है, साक्षरता का निम्न दर, रूढ़िवादी और परंपरावादी समाज ज़्यादा है, जाति धर्म से संबंधित, विकास के लिए योजना बनाना की कमी है इसमें, योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित देश है, हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। अगला देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। पहला ऑप्शन है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, चौथा है वृहद बेरोजगारी। तो 1, 3, 4 इसके सही हैं। कौन कौन से? कृषि की प्रधानता है भारत में, उद्योग की प्रधानता ये गलत है, न्यून प्रति व्यक्ति आय ये सही है, वृहद बेरोजगारी है। आगे देखते हैं इसकी डिटेल दोस्तों। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण ये विकसित देशों के लिए होता है, जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस आदि जो ब्रिटेन वगैरह देश हैं। लेकिन भारत जो है विकासशील देशों में आता है, अतः विकसित अर्थव्यवस्था अभिलक्षण है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष 3 लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताते हैं। अगला है देश की वृद्धि में निम्न में कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। तो देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक व्यवहार। तो आर्थिक विकास को देखिए कितने भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व देखिए, एक है आर्थिक तत्व, एक होता है अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी नवाचार, पूंजी उत्पादन और संगठन। आर्थिक तत्व कौन कौन से दोस्तों होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार, पूंजी उत्पादन अनुपात और संगठन। अनार्थिक कौन कौन से होते हैं? सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक। सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? तो विकासशील है। यह आप अभी पढ़े थे ऊपर। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं वह भाग नहीं है? तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्याय प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। तो आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं वह भाग नहीं है। तो कौन कौन से नहीं दोस्तों? तो देखते हैं, सी नंबर नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं, अथवा सी सही है इसमें। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा करता है? प्रति व्यक्ति और राज्य दोनों। विकास का मॉडल किसके हितों को सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमिक के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक पब्लिक एवं निजी प्राइवेट दोनों क्षेत्र की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य स्टेट करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन किसमें होता है? राज्य करता है, और निजी जो होता है स्वयं का, उसमें प्रशासन जो है व्यक्ति खुद करता है, उसके हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं दोनों व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। ऑप्शन सी दोस्तों सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।